बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। प्रीवियस सेक्शन में हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यानी हम देखेंगे कि हमने उस वेक्टर्स को कैसे उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, यानी एक हॉरिजेंटल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। और इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस के दरम्यान हमने एक वेक्टर ड्रा किया है, यानी ओ और पी एक वेक्टर है जो कि हमने ड्रा किया है और ये एक्स और वाई कंपोनेंट के दरमियान में है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट की तरफ से भी फोर्स लग रही है और वाई कंपोनेंट की तरफ से भी फोर्स लग रही है। तो अगर हम इसको ड्रा करें, इसके प्रोजेक्शन को एक्स कंपोनेंट की तरफ, तो ये कुछ ऐसे होगा और वाई कंपोनेंट की तरफ ऐसे होगा। यानी इस प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर पर एक्स एक्सिस की तरफ से भी फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस की तरफ से भी फोर्स लग रही है। अब ये वेक्टर लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस के साथ ये हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हमारे पास ये जो ए वेक्टर हमने ड्रा किया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वेक्टर ए। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो वेक्टर ए था उसका हमने प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस की तरफ भी और वाई एक्सिस की तरफ भी। अब ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हमने प्रोजेक्शन ड्रा की हैं ये एक्स और वाई दोनों की प्रीपेंडिकुलर है। अब हमने ये जो पॉइंट ओरिजिन का पॉइंट था, पॉइंट ओ, यहाँ से पॉइंट एम तक एक वेक्टर ड्रा कर देना है और इस वेक्टर को हमने नाम देना है ए एक्स आई हैट। ए एक्स आई हैट का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट पे पड़ने वाला प्रोजेक्शन है। तो जो कंपोनेंट ए है, हमारे पास वेक्टर ए है, उसका एक्स कंपोनेंट पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम उसकी वजह से उसको ए एक्स और आई हैट हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन, क्योंकि हमने आई हैट हमारे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिट वेक्टर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो अब हमारे पास आई हैट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और इसके बाद हमने पॉइंट ओ से एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर ड्रा करना है और इसको हमने नाम देना है ए वाई जे हैट का। ए वाई का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट पे बनने वाला प्रोजेक्शन है। तो जो हमारे पास ए वेक्टर का वाई पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम ए वाई जे हैट कहेंगे और जे हैट फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये हमें डायरेक्शन बता रहा है उस वेक्टर की जो कि वाई एक्सिस की अलोंग है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर के जो हमने कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रा किए हैं ये दोनों आपस में प्रीपेंडिकुलर हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच आर प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जो कि हमारा टॉपिक है आज का कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उन्हें कहते हैं जो दो वेक्टर हमारे पास आपस में एक दूसरे से प्रीपेंडिकुलर हों, तो उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और यहाँ पे हमने देखा कि हमने ए वेक्टर को स्प्लिट कर दिया उसके कंपोनेंट में, तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। हमने ए को रिजोल्व कर दिया एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो अगर हम अब हमने ये सब कुछ समझ लिया, अब हम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पे किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, किसी भी डायरेक्शन में होगी उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और यहाँ पे हमने देखा है, हमने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ड्रा किए इन द सर्टेन डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई कंपोनेंट की तरफ भी ड्रा किया। तो किसी भी वेक्टर के जो हम इफेक्टिव वैल्यू है किसी भी डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। A vector may be split up into two or more parts. These parts are known as component of the vector. अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने वेक्टर की सेपरेशन की है, यहाँ पे वेक्टर को सेपरेट कर दिया है दो पार्ट्स में, तो इनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर आर रिजॉल्व्ड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। और इस होल प्रोसेस को जिसमें हम वेक्टर्स को सेपरेट कर रहे होते हैं उसके कंपोनेंट्स में, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने वेक्टर एडिशन में देखा था कि हम वेक्टर को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर को ऐड नहीं कर रहे थे बल्कि उसको स्प्लिट कर रहे थे, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे थे। मिनिमम पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर टू। अब हमने एक वेक्टर ड्रा किया था तो इसके हमारे पास जो पॉसिबल कंपोनेंट्स थे वो दो ही होते हैं, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। एंड द मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट और वेक्टर आर इन्फिनिट, और मैक्सिमम की बात करें तो इन्फिनिट होते हैं। अब यहाँ पर हमने वेक्टर के
कंपोनेंट्स को वेक्टर को रिजोल्व कर दिया उसके कंपोनेंट्स में। तो अब जो हमारे पास कंपोनेंट्स आए थे वो एक दूसरे से प्रीपेंडिकुलर थे और इन प्रीपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। यहाँ तक सही हो गया। अब यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो हमें पता है कि किसी भी कंपोनेंट का कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट का सम होता है उस वेक्टर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें 2 + 3 = 5। अब हमने यहाँ पर 5 को रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में 2 और 3, और यहाँ पे हम इन दोनों का जो सम है वो 5 की इक्वल है। तो यहाँ से हम ये नतीजा निकालना है कि हमारे पास जो वेक्टर ए है वो इक्वल होगा उसके कंपोनेंट के सम के इक्वल। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, एक हमारे पास कंपोनेंट था OM और एक हमारे पास कंपोनेंट था ON। तो अब हम इन दोनों का अगर सम करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OP हमारे पास है वेक्टर A = OM जो उसका प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे, प्लस MP = ON, यानी हम ON भी लिख सकते हैं और या फिर MP भी लिख सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो MP है या फिर ON है ये हमारे पास वेक्टर A का y कंपोनेंट पे प्रोजेक्शन बन रहा है। तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास इक्वल होगा OP के, जो कि वेक्टर A है। तो इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं A = AXI + AYJ। Thus AXI and AYJ are the component of the vector A। अब हमने देखा कि हमारे पास AXI और AYJ ये कंपोनेंट थे वेक्टर A की, और ये दोनों आपस में राइट एंगल पे थे यानी प्रीपेंडिकुलर थे, तो इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A। अब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है x और y कंपोनेंट का। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जो हमारे पास हमने पीछे ड्रा की थी। हमारे पास OP है, वेक्टर A है और उसके x और y कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A की बात करेंगे कि हमारे पास एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है OP और M। तो x एक्सिस की बात करनी है तो x एक्सिस पे हमारे पास बेस है। तो हमारे पास बेस जो आती है वो कोस के फार्मूले में आती है। कोस का फार्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो हमारे पास यहाँ पे बेस बन रही है OM और हाइपोटेनस है हमारे पास OP। तो और हमारे इसको अगर हम लिखें cos θ = AX। आई हैट हम नहीं लिखते क्योंकि आई हैट हम तब लिखते हैं जब हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम सिर्फ AX लिखेंगे। तो OM = AX और OP की जगह हम A लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि AX = A cos θ। ये हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A हो गया। अब बात करते हैं y कंपोनेंट की। अब y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट हमारे पास है ये एल्टीट्यूड। तो अब हम साइन के फार्मूले में एल्टीट्यूड होता है, साइन का फार्मूला होता है एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड हमारे पास है PM और हाइपोटेनस हमारे पास है OP। और इसको अगर लिखें तो हमारे पास साइन θ = AY, और यहाँ पे भी हम J हैट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, AY बाय वेक्टर A। तो इसको हम लिख सकते हैं AY = A sin θ। तो ये हमारे पास हो गया y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया x कंपोनेंट का भी और y कंपोनेंट का भी। अब हम कलेक्टिवली वेक्टर A का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C² = A² + B²। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास C जो है वो है हमारे पास OP, यानी हमारे पास जो हाइपोटेनस है। तो OP² = A हमारे पास जो एल्टीट्यूड है या हमारे पास बेस है वो हमारे पास है OM। तो OM² + MP² हो जाएगा। और हमें पता है कि OP² = A², OM = AX² एंड MP² = AY²। और इसका फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A = √AX² + AY²। ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में हम अगेन ये ट्राइंगल हमारे पास OPM है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है tan θ, और tan θ इक्वल होता है एल्टीट्यूड बाय बेस के। अब यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वो हमारे पास है MP जो है वो इक्वल है AY के, जो हमारे पास y कंपोनेंट है उसके, और जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास है OM। तो हम लिख सकते हैं कि MP/OM = AY/BY।
ए एक्स। तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो हमारे पास tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स आएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गया जो उनके कंपोनेंट्स का और उनके वेक्टर्स का। अब हमने देख लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर एडिशन भी हम पढ़ चुके हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर एडिशन हमने की थी हेड टू टेल रूल के मुताबिक, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने देखे थे कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है उसके मिनिमम जो दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वो अगर आपस में प्रीपेंडिकुलर होंगे तो उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमने यहाँ पे वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हम जो वेक्टर ऐड कर रहे थे वो एज इट इज़ ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमने उसको पहले रिजोल्व करना है, उसकी रेजोल्यूशन के बाद उसको स्प्लिट करना है उसके कंपोनेंट्स में, और फिर उन कंपोनेंट्स को हमने ऐड करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने इसको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को कंसाइड करवाना है। तो ये हमारे पास था वेक्टर ए और ये हमारे पास था वेक्टर बी, और हमने हेड टू टेल रूल में पढ़ा था कि जब हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है तो हमारे पास एज ए रिज़ल्ट इन दोनों को आपस में जो ज्वाइन करवाएगा वो हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी के। तो ये हमने सबसे पहले ज्वाइन करवा लिया, मतलब हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर दिया और हमारे पास एज ए रिजल्ट रिजल्टेंट वेक्टर आया जो कि इक्वल था ए प्लस बी के। थर्ड हमने जो काम करना है वो अब हमने करना है इनके ये जो वेक्टर हमारे पास आए हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए हैं इनको हमने रिजोल्व करना है इसके कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर ए की, जो कि हमारे पास ये था। अब ये वेक्टर ए है तो इसको सबसे पहले हम रिजोल्व करें। अब जब भी हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस भी देखते हैं और वाई एक्सिस भी देखते हैं। तो इसका अगर हम प्रोजेक्शन ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स और ये हमारे पास है ए वाई। तो ये हमने ए वेक्टर को रिजोल्व कर लिया उसके कंपोनेंट में, हमारे पास ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास बी कंपोनेंट की। अब हमने रिजोल्व करना है बी को उसके कंपोनेंट्स में। अब हमें पता है कि हमारे पास बी हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास है ये। तो अगर हम इसका एक्स प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह, और ये हमारे पास जो पोर्शन बनेगा ये हमारे पास होगा एक्स यानी बी एक्स, और ये हमारे पास होगा इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है। तो ये हमने बी एक्सिस को भी बी वेक्टर को भी रिजोल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में। अब ए और बी को रिजोल्व करने के बाद अब हमारे पास बारी आती है रिजल्टेंट की, यानी इस वेक्टर की जो कि इन दोनों का सम था। अब हमने देखा जब हमने ए वेक्टर को रिजोल्व किया था तो हमारे पास उसका एक्स और वाई एक्सिस इसके इक्वल आया था, और जब हमने बी की बात की तो हमारे पास आया ये रिजल्ट, यानी बी एक्स हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास बी वाई हो गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की जो कि इन दोनों का सम है, जिसकी लेंथ यहाँ से चलकर यहाँ तक है। तो अगर हम इसके एक्स कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला सारा पोर्शन ये हमारे पास होगा एक्स यानी आर एक्स, यानी ये इसका एक्स पे प्रोजेक्शन होगा। और अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास कलेक्टिवली ये हमारे पास होगा आर का वाई पे पड़ने वाला प्रोजेक्शन। अब हमने एक एक करके तीनों वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, यानी जो हमारे पास वेक्टर ए था उसको हमने रिजोल्व कर लिया एक्स में भी और वाई में भी। एक्स और वाई में रिजोल्व करने के बाद हमने बात की बी कंपोनेंट की, जिसको हमने एक्स में भी रिजोल्व किया और वाई में भी रिजोल्व किया। उसको करने के बाद हमने हमारे पास जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था उसको रिजोल्व किया एक्स कंपोनेंट में भी और वाई कंपोनेंट में। जो इसका एक्स कंपोनेंट था, अब देखा जाए तो हमारे पास ए एक्स है और ये हमारे पास था बी एक्स, और इसी की जो सेम लेंथ पे आ रहा है नीचे, तो हम इसको भी तो बोल सकते हैं ना बी एक्स, यानी ऊपर हमारे पास अगर इसकी वेट और लेंथ सेम है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं बी एक्स के। और जो हमारे पास आर एक्स है जो रिजल्टेंट का है वो हमारे पास ए एक्स और बी एक्स, उसमें ये दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं।
इसी तरह अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास लेंथ आ रही थी ए वाई की हमारे पास ये लेंथ आ रही थी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी ए वाई है क्योंकि ये भी हमारे पास लेंथ सेम है। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया ए वाई के। और ये हमारे पास आ रही थी बी वाई, जो कि बी का वाई कंपोनेंट था। और जब हमने आर का कंपोनेंट निकाला था तो हमारे पास आया था ये पूरा पोर्शन, और इस पोर्शन में हमारे पास ए वाई भी आ रहा था और बी वाई भी आ रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है उसमें हमारे पास ए और बी वेक्टर, इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारे पास था टोटल रेजोल्यूशन, जिसमें हमने ए बी और रिजल्टेंट वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। तो हमारे पास अब टोटल 6 जो हमारे पास कंपोनेंट्स आए हैं, 2 ए के, 2 बी के और 2 रिजल्टेंट के। अब हमने तीनों वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है वो कलेक्टिवली यहाँ तक आ रहा है। अब इस एक्स कंपोनेंट में हमारे पास ए एक्स भी इंक्लूड है और बी एक्स भी इंक्लूड है। यानी वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल हैं आर एक्स के, यानी रिजल्टेंट के एक्स एक्सिस के। यानी हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओ आर है, यानी जो ओ आर हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल है ओ क्यू, जो कि हमारे पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, प्लस क्यू आर जो कि हमारे पास वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ये हमारे पास हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। Above equation show that the sum of the magnitude of the x component of the a and b, जो हमारे पास a और b के जो x कंपोनेंट थे उनका जो सम है वो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r के x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। अब हमने देखना है y कंपोनेंट, जो हमारे पास r का जो y कंपोनेंट आ रहा था इसकी हमने बात करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो y कंपोनेंट है इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ए वाई भी इंक्लूड है और बी वाई भी इंक्लूड है। यानी हमारे पास जो वेक्टर ए और बी के जो y कंपोनेंट है वो दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो r और p है वो इक्वल है आर एस। अब आर एस हमारे पास है ए का जो y कंपोनेंट है यानी ए वाई, और जो हमारे पास प्लस एस पी। अब यहाँ से जो यहाँ तक बन रहा है वो है एस पी, और ये हमारे पास कंपोनेंट है वेक्टर बी का, यानी वाई कंपोनेंट है वेक्टर बी का। तो हम इसको कलेक्टिवली अगर लिखें तो हम कह सकते हैं कि आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब दिस इक्वेशन शो दैट द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, यानी जो ए और बी के जो वाई कंपोनेंट है यानी ए वाई और बी वाई, इनका जो सम है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, वो हमारे पास इक्वल है आर वेक्टर के यानी रिजल्टेंट वेक्टर के वाई मैग्नीट्यूड के, वाई कंपोनेंट की। तो ये हमने आर एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिया रिजल्टेंट का। सो अब हम कलेक्टिवली इनका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। एज आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हमने पीछे एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले थे रिजल्टेंट वेक्टर के, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जो थे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे रिजल्टेंट वेक्टर के। यानी हमारे पास हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आर एक्स आई हैड प्लस आर वाई जे हैड, यानी उसका जो एक्स और वाई कंपोनेंट उसका जो सम है वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर देनी। आर एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो ए एक्स प्लस बी एक्स थी, और जो आर वाई की वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी ए वाई प्लस बी वाई। तो इन दोनों का सम कर देने। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोबारा उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आर एक्स हमारे पास हमने फाइंड किया था ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वाई प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कलेक्टिवली मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, जिसमें हमने उसका आर एक्स कंपोनेंट को भी देख लिया और वाई कंपोनेंट को भी देख लिया, और फिर इन दोनों का जो सम है और उसका रेडिकल जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने पहले मैग्नीट्यूड की बात की, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। और डायरेक्शन फाइंड करने का हमने देखा था कि हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। तो हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर आर का वो हमारे पास इक्वल था
ए वाई प्लस बी वाई के, और जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल था ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल डायरेक्शन हो गई रिजल्टेंट वेक्टर की। अब बात करते हैं एन वेक्टर की। अब हमने देखा था कि हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट्स आते हैं, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास मिनिमम कंपोनेंट्स हैं। यानी अगर हम वेक्टर को रिजोल्व करें तो उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बन सकते हैं। मिनिमम 2 बनते हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो इन्फिनिट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी इन्फिनिट कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो भी इन्फिनिट ही होगी। यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉट 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 प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन हमारे पास उसकी जो कंपोनेंट्स है उसकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। और इसी तरह डायरेक्शन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड डॉट 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 ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास ओवरऑल हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर के एक्स एक्सिस, यानी हमने उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और उसकी डायरेक्शन भी देख ली है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की एडिशन कैसे करनी है। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द ऑल द गिवन वेक्टर। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने पहले वेक्टर को ऐड किया था हेड टू टेल रूल के मुताबिक। उसके बाद हमने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले थे, यानी उसका एक्स एक्सिस भी देखा था और वाई एक्सिस भी देखा था हर वेक्टर का, यानी ए एक्स बी एक्स और आर एक्स के बाद ए वाई बी वाई और आर वाई। ये निकालने के बाद सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, ऐड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द ऑल द वेक्टर टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने क्या किया, हमने जो वेक्टर ऐड किए थे यानी ए का वेक्टर ए एक्स और बी का बी एक्स, अब इन दोनों के जो एक्स को हमने ऐड किया और हमें क्या मिला था, रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमने वाई कंपोनेंट की बात की। हमने जो वेक्टर ए और बी था उसके वाई कंपोनेंट को ऐड किया, यानी ए वाई प्लस बी वाई। उसका आंसर हमारे पास निकला इक्वल टू आर वाई के, यानी रिजल्टेंट के वाई एक्सिस के। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है। फोर्थ में हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया बाय यूजिंग फार्मूला आर इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर। और इसमें हमने तमाम जो एक्स स्केयर थे, जिसमें हमने ए एक्स प्लस बी एक्स था और ए वाई और हमारे पास बी वाई आया था, उनको सबको ऐड अप कर दिया और उसका स्केयर रूट ले लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन देख ली। डायरेक्शन बाय यूजिंग द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। ये चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं, अब हमने इसको एक एक करके रिवाइज भी कर लिया है। अब हमने बात की थी डायरेक्शन की। डायरेक्शन में हम देखते हैं थीटा की बात करते हैं, tan थीटा होता है। और वो जो थीटा है ना, वो हमारे पास एंगल होता है जो कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर या कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। जो थीटा एंगल है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो उस थीटा को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाई फाइंड करते हैं। फाई की जो वैल्यू है, अगर हमें फाई की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम थीटा की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। और ये जो साइन होते हैं एक्स और वाई के, मतलब आर एक्स और आर वाई के, ये डिटरमाइन करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर किसी भी हम बात करें एक्स और वाई एक्सिस की तो हमारे पास 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारे पास अगर तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई इन दोनों के दरमियान हमारे पास वेक्टर है तो उसको हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इस पॉइंट पे हमारे पास जो थीटा होता है वो इक्वल होता है फाई के, क्योंकि थीटा हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग ही बन रहा होता है यहाँ पे, तो ये इक्वल होता है फाई के। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा फाई के इक्वल होता है और वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान में होता है। सेकंड की बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव वाई में और नेगेटिव एक्स में हो, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स है ये वाला, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है, तो अगर इन दोनों के दरमियान कोई वेक्टर हो तो वो हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें हमारे पास थीटा हमेशा ये देखें एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है और जो रिमेनिंग है वो हमारे पास होता है फाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 180, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास 180 की इक्वल होती है। तो ये 180 माइनस फाई इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास आता है अगर तो हमारे पास कोई वेक्टर नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के दरमियान है।
नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के दरमियान है तो हमारे पास वो जो एंगल वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ थीटा की वैल्यू देखें, थीटा हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है और इस वैल्यू तक जा रहा है, और जो हमारे पास फाई है वो हमारे पास नेगेटिव एक्स से शुरू होकर इस एंगल तक जा रहा है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 की है और ये प्लस ये हमारे पास जो फाई है तो ये हमारे पास इक्वल है थीटा के, 180 प्लस फाई इज इक्वल टू थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू आर वाई की वैल्यू नेगेटिव में हो और आर एक्स की पॉजिटिव में हो तो हमारे पास जो वेक्टर होता है वो हम बोलते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट होता हुआ जा रहा है इस वेक्टर तक, और जो रिमेनिंग है हमारे पास वो उसको हम बोलते हैं फाई। अब यहाँ तक हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास 360 का होता है, और उसमें से अगर हम फाई को माइनस कर दें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा ना। तो अगर हम फाई को माइनस करें तो 360 माइनस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो मतलब ये है कि अगर हमें फाई की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें पता चल जाता है कि अगर, और ये साइन हमें बताते हैं आर एक्स के और आर वाई के, कि वो अगर आया पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट का एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी थीटा फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम है क्वाड्रेंट का उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट, और हमारे पास जो एंगल कैलकुलेट होगा वो हमारे पास फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास जो थीटा होता है वो फाई के इक्वल होता है। अगर हमारे पास आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो वो हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और हमारे पास एंगल सेम रहेगा, एंगल वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन हमारे पास जो एंगल कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारे पास फार्मूला होगा 180 माइनस फाई। ये ऊपर हम देख चुके हैं कि ये कैसे होगा। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन, अगर आर एक्स नेगेटिव है आर वाई है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो वो हमारे पास होगा क्वाड्रेंट थर्ड, और एंगल हमारे पास सेम रहेगा कैलकुलेट करने का, और फार्मूला में हमारे पास प्लस आ जाएगा। पीछे हम ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फोर कंडीशन हमारे पास, अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई है नेगेटिव तो ये हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और एंगल हमारे पास सेम रहेगा, और इसमें हमारे पास फार्मूला ये आएगा 360 माइनस फाइव। ये ऊपर हम सारा देख चुके हैं ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और जो रिमेनिंग होता है वो हमारे पास फाइव होता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके बाद उसके हमने उस कंपोनेंट की एडिशन देखी है, और आफ्टर दैट हमने उसके एंगल्स को फाइंड किया है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।